नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच एक भिड़ंत हो सकता है। ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं वो सिर्फ धमकी है या फिर वो सैनिक कार्रवाई की इच्छा रखते हैं। दूसरी तरफ डेनमार्क ने कह दिया है साफ साफ तौर पर कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका सैनिक कार्रवाई करता है तो नाटो टूट जाएगा। यहां मैं आपको ध्यान दिला दूं कि नाटो जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक संगठन है, जिसमें 32 देश जो हैं वो शामिल हैं। इसमें 30 देश यूरोप के हैं और 2 देश उत्तरी अमेरिका के हैं। इनमें एक अमेरिका है और दूसरा कनाडा है। ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है, लेकिन अमेरिका की जो मुख्य भूमि है वहाँ से उसकी दूरी करीब करीब 2000 किलोमीटर है। सबसे नज़दीकी राज्य उनका जो मेन स्टेट है वो करीब पड़ता है, वहाँ से भी दूरी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। दूसरी तरफ कनाडा से ग्रीनलैंड की दूरी करीब 25 किलोमीटर के आसपास है, यानी सबसे करीब वो कनाडा के हैं। और जो डेनमार्क है उसकी दूरी भी करीब करीब 3000 किलोमीटर है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से धौंस दिखा रहे हैं, दुनिया के सामने जो वो रख रहे हैं, उसके क्या मायने होते हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका अपने कब्जे में नहीं लेगा तो चीन या रूस इस पर कब्जा कर लेगा। ये बात यूरोप के देशों की आंख में धूल झोंकने के लिए तो हो सकती है, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या रूस और चीन सचमुच ग्रीनलैंड के पास पहुंच चुके हैं? तो जो आंकड़े अभी तक मौजूद हैं उसके हिसाब से ये बात बहुत साफ है कि चीन का कोई भी सैनिक बेड़ा ग्रीनलैंड के आसपास मौजूद नहीं है। चीन ने कोशिश की थी कि ग्रीनलैंड और चीन के बीच में वहाँ जो खनिज हैं उनके खनन के लिए कोई समझौता हो जाए, वहाँ सड़क के लिए या जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण है उसके लिए कोई समझौता हो जाए, लेकिन ये हो नहीं सका। इसका कारण ये है कि ग्रीनलैंड जो है वो वैसे तो एक स्वतंत्र देश है, लेकिन उसकी सुरक्षा और उसकी विदेश नीति जो है वो डेनमार्क के अधीन है। और डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच ये संबंध काफ़ी पुराना है, करीब करीब 1000 सालों का है। पहले ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अधीन था। बाद में वहाँ एक जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के बाद ग्रीनलैंड के लोगों ने स्वतंत्र रहना तय किया, लेकिन उन्होंने विदेश नीति और सुरक्षा को डेनमार्क को सौंप दिया। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि ग्रीनलैंड वैसे तो ज़मीन के हिसाब से एक बड़ा देश है, लेकिन आबादी के हिसाब से बहुत छोटा देश है। वहाँ सिर्फ 56,000 लोगों की आबादी है और इस आबादी के बीच भी 5 पार्टियां हैं और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अभी और जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसमें शामिल पार्टियों के साथ साथ सभी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि उन्हें अमेरिका की अधीनता स्वीकार नहीं है। इनमें से कुछ पार्टियां स्वतंत्र ग्रीनलैंड की बात तो करती हैं, वो चाहती हैं कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड की सुरक्षा और विदेश नीति का मामला भी वापस ले लिया जाए, लेकिन कोई भी अमेरिकी हस्तक्षेप की या अमेरिका के नियंत्रण की बात को स्वीकार नहीं करता है। तो अभी जो आंकड़े मौजूद हैं उसके हिसाब से चीन की वहाँ कोई सैनिक मौजूदगी नहीं है। रूस भी उसके बहुत करीब नहीं है, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र जो है जिसमें ये ग्रीनलैंड आता है वहाँ पर रूस के कुछ सैनिक अड्डे मौजूद हैं। इनमें जो बेड़े हैं समुद्री वो हैं और कुछ
थोड़ी और भी चीज़ें हैं, लेकिन सारे रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस किसी भी तरह से अभी वहाँ ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की स्थिति में नहीं है। दरअसल वहाँ पर अमेरिकी बेड़ों की मौजूदगी ज़्यादा है। अमेरिकी बेड़े जो हैं वो ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं और खुद ग्रीनलैंड में अमेरिकी ठिकाना, सैनिक ठिकाना जो है वो मौजूद है। बहुत पहले अमेरिका और डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच समझौते के बाद अमेरिका को वहाँ सैनिक ठिकाना बनाने की इजाज़त मिल गई थी और डेनमार्क के बाहर का अकेला देश है जहाँ पर जिसके पास की ग्रीनलैंड में सैनिक ठिकाना है। तो जब सैनिक ठिकाना मौजूद है तब भी ट्रंप क्यों चाहते हैं ग्रीनलैंड पर कब्जा, और इसका मूल कारण ये है कि बहुत सी अमेरिकी कंपनियों का और बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीनलैंड के में बहुत से खनिज जो हैं मौजूद हैं और जिनको दुर्लभ खनिज कहा जाता है वो भी मौजूद है। उसकी खुदाई करना चाहती हैं अमेरिकी कंपनियां और इसके लिए ज़रूरी उनको ये लग रहा है कि उस पर पूर्ण स्वामित्व हो जाए अमेरिका का। और जैसा कि ट्रंप अभी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ अमेरिकी कंपनियों का हित है, जहाँ जहाँ अमेरिकी कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, वहाँ वहाँ एक युद्ध की स्थिति बनाकर रखी जाए। आपको ध्यान में होगा कि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को का अपहरण कर लिया है और उनको अब अमेरिका में न्यूयॉर्क के पास आसपास कहीं लाकर रखा गया है और उन पर अमेरिकी अदालत में कार्रवाई की बात भी की जा रही है। ये वेनेजुएला पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और बाद में फिर किसी एपिसोड में करेंगे, लेकिन ग्रीनलैंड का मामला बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल आर्कटिक क्षेत्र में है और आर्कटिक क्षेत्र में जिस तरह से बर्फ़ पिघल रहा है उससे ये लग रहा है कि आगे चलकर कुछ वर्षों के बाद में वहाँ बहुत सारे खनिज मिल सकते हैं जिनकी खुदाई संभव है। अभी आर्कटिक पूरा का पूरा लगभग बर्फ़ में ढका हुआ है। वहाँ का जो समुद्री क्षेत्र है उसमें भी बहुत मोटी परतें जो हैं वो बर्फ़ की पड़ी रहती हैं और इसलिए खनिज की खुदाई नहीं हो सकती, लेकिन आगे चलकर ये स्थिति हो सकती है और इसलिए जो आर्कटिक क्षेत्र है उसमें बहुत से देशों ने अपने अपने ठिकाने, शोध केंद्र वगैरह पहले से बना कर रखे हैं। तो जो फिलहाल की स्थिति है उसमें कहीं से भी ये खतरा दिखाई नहीं दे रहा है कि रूस या चीन उस पर कब्जा कर लेगा, लेकिन अमेरिका इसकी चर्चा बार बार कर रहा है। ग्रीनलैंड जो है वैसे जो भौगोलिक रूप है उससे उसके आधार पर वो उत्तरी अमेरिका का ही क्षेत्र है, लेकिन अमेरिका उसके करीब नहीं है। उसके बिल्कुल करीब जो है वो कनाडा ही है, जहाँ जिसकी दूरी 16 से लेकर के 25 किलोमीटर के बीच बताई जाती है। पर कनाडा ने कभी भी ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात नहीं की। कनाडा ने कभी भी ये नहीं कहा कि अगर वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर डेनमार्क है तो उसका नियंत्रण क्यों हो। डेनमार्क पर करीब 1000 साल से वहाँ उनके साथ संबंध है और उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। अब नाटो देशों की अगर बात करें तो उसमें जो प्रमुख देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब के सब जो है वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का विरोध कर चुके हैं, साफ बयान दे चुके हैं। तो अमेरिका तैयार नहीं है, नाटो में शामिल डेनमार्क तैयार नहीं है और कनाडा तैयार नहीं है, लेकिन ट्रंप किसी न किसी सूरत में उस पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि कुछ अमेरिकी कंपनियों को वहाँ खनिज का बहुत बड़ा भंडार दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ आगे चलकर तेल की खोज भी संभव है, तेज तेल का मिलना भी संभव है और इसलिए ये एक भविष्य के व्यापार की दिशा में काम चल रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड में सेना भेजेगा। अगर ग्रीनलैंड में सेना अमेरिका भेजता है तो जाहिर सी बात है कि जो 32 देश शामिल हैं उनमें से ज़्यादातर देश जो हैं वो अमेरिकी कार्रवाई का साथ नहीं देंगे और यूरोप के बड़े देश जो हैं वो तो बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में नाटो का क्या मतलब रह जाएगा। ये सही है कि नाटो के देशों में अमेरिका अब अभी सैनिक
तौर पर, आर्थिक तौर पर भी सबसे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन क्या वो नाटो से अलग होने की बात सोच सकता है? जहाँ तक ट्रंप की बात है, वो दुनिया भर में जहाँ भी व्यावसायिक हित हैं वहाँ सैनिक कार्रवाई में हिचक नहीं रहे हैं। वेनेजुएला पर उनकी कार्रवाई हो चुकी है। ईरान को भी उन्होंने धमकी दी है कि अगर वहाँ जो लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर सख्ती की गई, गोली वगैरह चलाई गई तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। इसके पहले जब अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा था, तब भी अमेरिका ने वहाँ बम बरसाए थे और बम बरसा करके उनके न्यूक्लियर जो क्षेत्र हैं, जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बर्बाद करने की बात की थी। हालांकि ईरान ने इसको स्वीकार नहीं किया था और ईरान के जो धार्मिक प्रमुख है और वहाँ की जो सरकार है वो बार बार ये कह रही है कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी अमेरिका के इशारे पर हो रहे हैं। हालांकि इसमें दोनों ही बातें हैं। एक तरफ ये बात तो तय है कि वहाँ आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। ईरान की जो मुद्रा है रियाल, उसकी कीमत कुछ भी नहीं रह गई है। यानी $1 की कीमत 10 से 15 लाख रियाल हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें ईरान में पैदा नहीं होती हैं उनकी कीमतें तो बढ़ी ही हैं, बल्कि जो बाहर जो वहाँ पैदा होती हैं उनकी भी कीमतें बढ़ी हैं। तो ये एक समस्या है। उसके अलावा वहाँ महिलाएं जो है पर्दा प्रथा, बुर्का और हिजाब वगैरह को लेकर के भी पहले से ही नाराज़गी जता रही है, ये अलग है। लेकिन ईरान में अब खामेनेई और सरकार के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध में भी हो रहे हैं। तो ये एक तरफ की स्थिति है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पर ट्रंप का जो रुख है उसको लेकर यूरोपीय देश जो हैं वो चिंतित हैं। और इटली की प्रधानमंत्री ने तो साफ साफ कहा है कि नाटो का जो भविष्य है वो अब भविष्य जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ नहीं मान रहे हैं। यानी कि उनका मानना है कि चीन और रूस से ग्रीनलैंड को कोई खतरा नहीं है। डेनमार्क जो वहाँ की विदेश नीति का और सुरक्षा का नियंत्रण करता है, उसको भी इन देशों से कोई खतरा नहीं लग रहा है। यूरोपीय देशों को भी नहीं लग रहा है, नाटो के देशों को भी नहीं लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की नज़र जो है सीधे तौर पर वहाँ के खनिजों पर है और वो डेनमार्क को भी वहाँ से अलग करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप जो है इस समय दुनिया में किसी की सुनने के लिए तैयार है। और जाहिर सी बात है कि अगर ग्रीनलैंड पर सैनिक कार्रवाई वो करते हैं तो नाटो में बिखराव होगा और दुनिया के सामने एक नया पावर बैलेंस, शक्ति संतुलन आ सकता है। तो ट्रंप की इस नीति पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर के आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ हमारा अनुरोध है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और संभव हो तो फॉरवर्ड भी कीजिए। एक सूचना और देना चाहता हूं कि सत्य हिंदी की जो सदस्यता है उसको हम लोगों ने फिर से शुरू किया है। आप हमारे वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप सत्य हिंदी की सदस्यता ले सकते हैं और सत्य हिंदी को किस तरह से आप मदद कर सकते हैं। हम ये बहुत साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि हम किसी भी कॉरपोरेट से या किसी भी पार्टी से या किसी भी गुट या संगठन से किसी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं लेते हैं। सत्य हिंदी कुछ पत्रकारों का एक अभियान है और हमें कभी कभी आपके मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में अगर आप आगे आएंगे, सदस्यता लेंगे तो हमारी काफ़ी मदद होगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बरकरार रखने के लिए आप हमारे इस अभियान में हमारा सहयोग कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।